नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे संकल्प से सत्ता। देखिए, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जो है वो 6 जुलाई को होगा और दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 17 और 18 जुलाई को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इससे पहले जीत के दावों के साथ सीएम शिवराज और कमलनाथ के साथ ही भाजपा कांग्रेस मैदान में है। दोनों ही नेता प्रदेश भर में दौरा कर अपने अपने समर्थकों के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं और जनता के बीच खुद उपलब्धियां बताई जा रही हैं। देखिए, उपलब्धियां भी बताते हैं, एक दूसरे की खामियां भी बता रहे हैं और इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण जो आया वो आया संकल्प पत्र, घोषणा पत्र। देखिए, कांग्रेस का भी आया, भारतीय जनता पार्टी का भी आया और जिस तरह से पॉइंट्स रखे गए हैं उस पर कितना विश्वास जनता दिखाएगी। क्या इन पॉइंट्स के भरोसे ही जो कहा गया है इसके बदौलत ही आगे की राह आसान होगी? हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे प्रयासों से जनता के साथ मेरा क्षेत्र क्लीन, ग्रीन और विकसित बनेगा। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा। दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 17 और 18 जुलाई को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इससे पहले जीत के दावों के साथ सीएम शिवराज और कमलनाथ के साथ ही भाजपा कांग्रेस मैदान में है। दोनों ही नेता प्रदेश भर में दौरा करके अपने अपने समर्थकों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। जनता के बीच में खुद की उपलब्धियां बताई जा रही हैं और एक दूसरे की खामियां भी गिनाई जा रही हैं। इसी बीच नगर सरकार के लिए बीजेपी कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोल रखा है। पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर हाट बाजार, चिल्ड्रन पार्क, फिल्म सिटी समेत तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं को विकसित करने का वादा किया, तो वहीं बीजेपी ने भी संकल्प पत्र जारी कर हर वर्ग को साधने की कोशिश की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने संकल्प पत्र जारी किया और इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव के भी सभी प्रत्याशी वर्चुअली जुड़े। भाजपा ने संकल्प पत्र के लिए लोक लुभावने वादे किए हैं। हमारे शहर में शुद्ध पेयजल, सीवेज का बेटर सिस्टम जो जहां है उसको वहां वैधानिक पट्टा देके उसको मकान बनाने का पैसा देंगे और शहर के लिए अगर किसी स्थान की अत्यंत आवश्यकता होगी तो उनको जहां उनका काम धंधा और व्यवसाय चल सके वहां मकान देंगे। आज ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। लेकिन संकल्प पत्र और घोषणा पत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस अब आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के लिए लाया गया संकल्प पत्र पूरी तरह दिशाहीन, भटकाव से भरा हुआ है। एक तरफ भोपाल में 5 लाख पेड़ काट दिए गए और हरा भरा शहर बनाने की बात कर रहे हैं, लाखों घर उजाड़ दिए और अब बात कर रहे हैं कि झुग्गी बस्तियों को ना उजाड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हैं। 13 साल से नगर निगम पे आपका कब्जा है। मध्य प्रदेश की 17 साल से सरकार भाजपा की है। उसके बाद आप स्वीकार कर रहे हैं कि अभी तक भ्रष्टाचार चल रहा था। सरकारी योजनाओं के लाभ देने की बात कर रहे हैं, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि सरकारी योजनाएं का किसी तरह का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पूरी तरह खाली खोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। जनता ने जब कांग्रेस का मूल चुनावी घोषणा पत्र खारिज कर दिया, जो एक झूठ का पुलिंदा था, 2 लाख तक का 10 दिन में किसान का कर्जा माफ, एक का नहीं किया, नौजवानों को 4,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता एक को नहीं दिया, ढोल बजाने, तो जब उस पर विश्वास उठ गया तो इस पर क्या विश्वास होगा? ये तो ऐसे ही बातें दे रहे। अब संकल्प पत्र की घोषणाओं के जरिए भले ही भाजपा और कांग्रेस नगर सरकार में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हों, लेकिन एक बात तो तय है कि नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेंगे। ऐसे में दोनों ही दलों द्वारा नगर सरकार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना लाजमी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसके वादों पर कितना भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि
एक तो ये इलेक्शन बहुत टाइम बाद हो रहे हैं, चुनावी मोड में हैं, जीतने की पूरी कोशिश है, भले ही कितना नकार लीजिए, लेकिन यहाँ से जो भी चीज़ें आएंगी वो MP 23 से लगी हुई हैं और बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ उसके लिए मिलेंगी, जनरेट होंगी। अब यहाँ पर मुख्य रूप से बात आती है घोषणा पत्र या संकल्प पत्र, कुछ भी कहिए आप, जितनी बातें कही गई हैं उसमें से जो पॉइंट्स रखे गए हैं दोनों के ही आप उठाकर देख लीजिए, कितना हो पाएगा, उनमें से कितनी चीजें पहले से कोई रिलेट कर रही है, क्या उतना हो पाया है, क्या उतना दे पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है जनता अब इतने टाइम से देखते देखते समझ चुकी है कि क्या ये कह रहे हैं और क्या वाकई ये दे पाएंगे। तो वैसी चीजों को रखिए जिस पर विश्वास हो। खैर जनता से बड़ा कोई नहीं है, उनके निर्णय के आगे किसी की नहीं चलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किस तरह से इसको लेंगे और वाकई में क्या ये जो पॉइंट्स रखे गए हैं कांग्रेस और बीजेपी के जो आए हैं, क्या वाकई इन लोगों को इससे कोई फायदा हो पाएगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे करना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो आया, कांग्रेस कहती है झूठ का पुलिंदा है, ठीक है, कांग्रेस का जो आया उसके लिए नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा है। अब इसमें से किस बात को सही माने, किस बात को नहीं माने, या वाकई जो कहा गया है वो पूरा हो जाएगा या कुछ तो हम कर पाएंगे, ये एक उम्मीद मुझे लगता है, इस पर कैसे जनता विश्वास कर ले। देखिए नरोत्तम जी भाई साहब जो है ना वो इतना ज्यादा बुरा कांग्रेस को इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है, बहुत उदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी बात बोली, बहुत उन्होंने सीमित लेवल पर कांग्रेस के विषय में बोला, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं इतना उदार नहीं, और ये जो है ना ये बेसिकली कांग्रेस का शपथ पत्र है, बोलने का एफिडेविट है जनता के सामने। जैसे एक राहुल बाबा आए थे मंदसौर में, वो कह के गए थे ना कि अगर 10 दिन में किसानों का कर्जा नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री को आउट कर दूंगा। फिर अंततोगत्वा क्या हुआ कि सिंधिया जी को ही, ज्योतिरादित्य जी को आगे आना पड़ा और मुख्यमंत्री को निकालना पड़ा। तो ये तो झूठ का एफिडेविट है। और बीजेपी के हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम जी भाई साहब ने जो कहा वो उनका उदारपन था कि उन्होंने उसको झूठ का एफिडेविट नहीं कहा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये कागज का पुलिंदा नहीं, झूठ का एफिडेविट जनता के सामने आया है और जनता इनके मुंह पर फेंक के मारेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जनता के साथ इन्होंने पिछली बार धोखा किया था ये एक्सपोज हो गए हैं और इनकी किसी बात को भी कोई स्वीकार नहीं करता। आपने देख लिया पंजाब में भी किस प्रकार से जनता ने जूते इनको मारे हैं, हर जगह ये पिट रहे हैं, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसका मुंह काला होता है और कांग्रेस का मुंह पूरी तरह से काला हो चुका है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। सिद्धार्थ जी, बहुत सारे पॉइंट्स भारतीय जनता पार्टी के उसमें हैं, कांग्रेस भी ये कह रही है कि झूठ का पुलिंदा है। मतलब देखिए, मैं ये सवाल गुलरेज जी से और आपसे पहले तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा ना, जितने पॉइंट्स बीजेपी के हैं, जितने पॉइंट्स कांग्रेस के हैं, मैं एक एक पे चर्चा करने जाऊंगी तो बहुत वक्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है, जनता से जुड़ी हुई पॉइंट्स तो आपने रखे हैं, पर उसको धरातल पर कितना उतार पाएंगे। स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट क्लासेस हो जाएगी, डॉग केयर सेंटर की बात आ रही है तो क्या वो हो जाएंगे। अभी हाल ही में हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जो रूह कपा देती हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है उनको करके दिखाया जाए। मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कर देंगे तो शायद कुछ अच्छा मिल जाएगा। राखी जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे मुद्दे पे बहस रखी है, आज डिबेट रखी है। आप सबसे पहले इनका ये पढ़ लीजिए, नीचे लिखा है नागरिकों को विश्व स्तरीय सुविधा देने हेतु कृत संकल्पित मध्य प्रदेश भाजपा, और पीछे लिखा है, इसके संकल्प पत्र के पीछे लिखा है, आप पढ़िएगा, इसके पीछे लिखा है भाजपा का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश। तो इनमें से अभी अलीबाबा 40 चोर की जो टीम बोल रही थी कि हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा भाई साहब ने जो बोला बहुत कम बोला कांग्रेस के लिए, तो उनकी बिल्कुल भी कहीं से कहीं उनकी उदारता है, कांग्रेस के बारे में बोल पाए, क्योंकि वो खुद इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वो कभी भी किसी को जानते नहीं, वो बोल नहीं पाएंगे। अब रही बात राखी की, अभी सुनिएगा एक एक करके प्लीज। राखी जी सुनिएगा, वो गृह मंत्री ये इनका संकल्प पत्र ये साफ साफ जाहिर करता है
कि 17 साल में इनकी सरकार विफल रही है। 17 साल में इनकी सरकार विफल रही है और इनने ये लिखित दिया है, ये लिखित जनता को बोला है जो संकल्प पत्र जा रहा है, ये मैं निकाल के लाया हूँ, एक एक शब्द इसके पढ़े हैं मैंने। इन्होंने इसमें बोला है कि हम स्वच्छ पानी देंगे। इसका मतलब शिवराज सिंह जी ने और बीडी शर्मा जी ने ये स्वीकार कर लिया कि हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि हम रोडे देंगे। इसका मतलब ये स्वीकार कर लिया कि हम 17 साल में रोडे नहीं दे पाए। इसमें इन्होंने बोला है कि हम गरीब बच्चों को शिक्षित बनाएंगे, उनको अच्छे मॉड्यूलर स्कूल देंगे। ये स्वीकार कर लिया है कि मध्य प्रदेश में 17 साल से बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसी फहरिस्त है इसके अंदर, झूठ की फहरिस्त है। संकल्प पत्र के बिंदु अगर आप पढ़ने जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो आप कला एवं संस्कृति, अरे कला एवं संस्कृति वो आप क्या बढ़ावा देंगे? आप विगत 17 वर्ष से आप अपना चेहरा चमका रहे हैं विज्ञापनों में, इवेंट में आप अपना इवेंट कर रहे हैं। किसी को क्या कला और किसी को क्या संस्कृति देंगे? आप संस्कृति के नाम से आप देखिए कभी हिजाब की बात करने लगते हैं, कभी ज्ञान व्यापी की बात करने लगते हैं, कभी किसी की बात करने लगते हैं। आप संस्कृति को तोड़ रहे हैं, आप क्या संस्कृति देंगे किसी को? ऐसी राखी जी फहरिस्त है इनके। और अभी ये एक बोल रहे थे कि इनके राहुल बाबा आए थे और मंदसौर नीमच में रतलाम में बोलकर गए थे कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। और शायद या तो ये अपने नेता को झूठा बोल रहा है, कमल पटेल जी को, जिन्होंने विधानसभा में बोला था कि हाँ किसानों का कर्जा माफ हुआ है, और 27 लाख किसानों का पूरा डाटा लेके शिवराज सिंह जी क्या गए थे। शिवराज सिंह जी के चाचा, शिवराज सिंह जी के भतीजों के सबके कागज दिए थे। जिस समय उपचुनाव हो रहा था तब माननीय शिवराज सिंह जी ने झाबुआ में कांजीलाल भूरिया जी के चुनाव में बोला था ये झूठ बोलते हैं, इनने कहीं कर्जा माफ नहीं किया। तब भानु भूरिया के माताजी, पिताजी और स्वयं जो प्रत्याशी था उपचुनाव में उससे कागज मुहैया करा के मीडिया को दिए थे। अब ये तो झूठ का इनका सामना सीधा सीधा ये मैंने आपको बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से प्रोजेक्ट करके सत्य को झूठ में परिवर्तित करती है और झूठ को किस प्रकार से जनता के बीच में परोसती है, इनको भली भांति मालूम है। मुझे भाई बहुत अच्छे इंसान है, पर क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गुड मैन एंड बैड पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देर से आएंगे, दोस्त आएंगे, सपनों के आएंगे। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रहे थे, जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हमारी सरकार गिराने से 4 माह पूर्व जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से INC इंडियन नेशनल कांग्रेस हटाया था और पंजा हटाया था, उसी प्रकार से आप देख लीजिएगा जब से उनकी तलखियां भरी है नरेंद्र सिंह तोमर जी से, तब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का BJP अपने ट्विटर हैंडल से हटा लिया है। तो ये बड़े गर्व नहीं करें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास आ गए, बहुत जल्दी वो इनको भी आईना दिखाएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने हमको परेशान किया था, इनको भी करेंगे। ठीक है, चलिए वापस आते। गुलरेज जी बस 1 मिनट, वरिष्ठ पत्रकार की एक प्रतिक्रिया आ जाए। अवधेश जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे, कहेंगे भी, लेकिन जिन पॉइंट्स की बात हो रही है, कुछ पॉइंट्स तो मुझे मिलते जुलते लग रहे हैं। जैसे अवैध कॉलोनियों वाली बात हो गई है, ग्रीन सिटी बनाने वाली बात हो गई है, फिल्म सिटी बनाने वाली बात हो गई है, पानी स्वच्छ देने की बात हो रही है, सीवर की जो समस्या है, ये कुछ पॉइंट्स तो कांग्रेस बीजेपी दोनों कर रहे हैं। अब बात वही है ना कि किस पर विश्वास किया जाए। देखिए, जहाँ तक राजधानी का सवाल है, यहाँ कांग्रेस की भी नगर सरकार रही है और भाजपा की भी रही है, और इन्होंने पहले भी ऐसे प्लान बनाए। लेकिन आज तक दोनों पार्टियां ये बता दें कि आप राजधानी तक को सीवियर मुक्त नहीं कर पाए, यानी पूरी सीवेज लाइन आपके राजधानी तक में नहीं है। किसी भी मेट्रो शहर में मध्य प्रदेश के आपने सीवेज नेटवर्क बिछाया क्या? जब ऐसा नहीं है, उसके बाद आप कहते हैं अवैध कॉलोनियों को, अवैध बस्तियों को हम वैध कर देंगे। आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप एक तरफ कहते हैं अतिक्रमण मुक्त करेंगे, ऊपर से जो अतिक्रमण करके अवैध बस्तियां बसाएगी उनको आप वैध करने जा रहे हैं। जो सरकार में, जो नगर सरकार में टैक्स का पैसा आना चाहिए, वो आप उसको नष्ट करके और उनको वैध करने जा रहे हैं। और हर इलेक्शन के समय आप ये वायदा करते हैं और उनको वैध करते हैं जब भी, और इस बीच में 5 साल में फिर से नई बस्तियां बस जाती हैं और अब फिर आप उनको वही कर देते हैं। आप जहाँ तक बसों के संचालन की बात कर रहे हैं, अभी भी क्या आई बस, माई बस ये आप चला नहीं रहे क्या? नगर निगमों में सभी जगह चल रही है। इनकी परिवहन व्यवस्था आप देख लें, जो प्राइवेट बस वाले करते थे, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर रुक करके आप सवारियां बुलाते हैं।
आप किसको सुविधा दे पाए? आपने टाइमिंग, आप जीपीएस सिस्टम पूरे बसों में नहीं लगा पाए आज तक। आप हर बार वायदे करते हैं, जनता को लुभाते हैं। स्वच्छ पानी की जहां तक बात है, राजधानी में पास इलाकों में तो आप रोज पानी दोनों टाइम सप्लाई करते हैं, लेकिन 50% इलाकों में 2 दिन में 1 टाइम पानी आता है। ये तो आपकी इतने वर्षों में नगर सरकारें रहने के बाद व्यवस्था है, तो जनता किस बात पर आप पर भरोसा करे? आप कह रहे हैं कि मुफ्त कोचिंग देंगे, आप मुफ्तखोरी बढ़ाएंगे। आप कह रहे हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर देंगे, आप कह रहे हैं हम टैक्स आधा कर देंगे। अरे आपने खर्च करने की बातें तो बता दी, लेकिन ये रुपया आएगा कहाँ से? आप मैनेजमेंट कहाँ से करेंगे? प्रबंध कहाँ से करेंगे? ये योजना भी तो लाइए। दोनों पार्टियां कोई नई पार्टियां नहीं है, परिपक्व दल हैं, कैडर पार्टियां हैं। आप हमें ये भी तो बताएं कि रुपया आएगा कहाँ से? जब तक आप टैक्सेस नहीं लगाएंगे, जब तक आप कर नहीं वसूलेंगे, तब तक ये रुपया कहाँ से आएगा? आप कह रहे हैं अतिक्रमणकारियों से मुक्त करा के हम स्ट्रीट वेंडर्स को जगह देंगे। अरे तो अतिक्रमणकारी कौन है जो व्यवसाय करते हैं? वही ठेले वाले, वही गुमटी वाले। आप उन्हीं को हटाएंगे और आप उन्हीं को जमीन देंगे। आप कुछ ऐसी बातें करिए जो धरातल पर हों। ऐसी बातें मत करिए जैसे कि आप हर बार जब भी चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव आएंगे, आप कहेंगे हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, आप कहेंगे हम महिलाओं को इतना लोन दे देंगे, लेकिन क्या धरातल पर वो उतरता है? तो आम जनता को भी आपकी बातें सुनने की आदत हो गई है और आपको हमें लुभाने की आदत हो गई है। तो ऐसा नहीं है। आप नगर सेवा करने आ रहे हैं, नगर सरकार में आ रहे हैं, और राजनीतिक दल पूरे प्रदेश के लिए संकल्प पत्र लेके आ रहा है, घोषणा पत्र लेके आ रहा है, तो कम से कम ऐसी बातें करिए जो गले उतरे। बिल्कुल ठीक है। गुलरेज जी अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, ये जो अभी जिस प्रकार के हमारे कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे कि 17 साल में कुछ नहीं हुआ, 17 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नमूने रखना चाहता हूँ। लेट द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश डिसाइड। आप सड़कों की बात करें, अब यदि हम सड़कों की बात करते हैं और मेन सड़कों की बात करते हैं, शहरी सड़कों की बात करते हैं, तो आपके कालखंड में 44,000 किलोमीटर का सड़कों का जाल था 2013 में, जिसको अभी 1,85,000 किलोमीटर से ज्यादा हमने करके दिखा दिया। क्या कहोगे आप इसके ऊपर? विद्युत की बात करें कि हमने 17 साल में कुछ नहीं किया। भाई साहब, 2003 में 2,900 मेगावाट की बिजली बनती थी और आज 20,000 मेगावाट से अधिक का उत्पादन कर रहा है। ये हमने किया। देखिए, किसी भी यदि समाज को जांचना हो तो महिलाओं की क्या स्थिति, उसको उठाकर देख लीजिए। ये WHO का आंकड़ा बड़ा स्पष्ट कहता है कि संस्थागत प्रसव जो होते थे, इनके कालखंड में केवल 22% हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। आज कितने हो रहे हैं? 93% से ज्यादा हो रहे। ये हमने करके दिखाया। तो चतुर्मुखी विकास हमने किया है और आगे भी करेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है, ये राहुल गांधी के हसीन सपने दिखाने की एक तैयारी है जनता को मध्य प्रदेश के, और एक एफिडेविट है झूठ का, और वो जनता इसको फेंक देगी। ठीक है, सिद्धार्थ जी। बहुत अच्छी बात बोली गुलरेज भाई ने। 10,000 से ज्यादा गांव में बिजली नहीं आती है इसमें। और अगर राठी जी आप बोले तो आपका मेल आईडी आपके टीवी चैनल का दें, तो मैं आज की जो बरसात भोपाल में हुई है उसकी आज कुछ वीडियो क्लिपिंग भेजना चाहता हूँ। मैंने अभी ट्वीट भी किया है, क्योंकि 3 दिन पहले मैं इंडिया न्यूज की डिबेट में बैठा था, तो मैंने एक बात बोली थी कि इंद्रदेव भी है ना, शिवराज सिंह जी की झूठ से परेशान हो चुके हैं और वो बहुत जल्दी 2-4 दिनों में इनकी पोल खोलेंगे, और वो बात सत्य हो गई। आज आप देखिएगा होशंगाबाद वाली रोड जो है, जो पूरी की पूरी है ना रोड बरसात में बह गई है। मेरे पास उसके पूरे वीडियो भी हैं, अगर गुलरेज भाई बोलेंगे तो मैं इनको भी भेज दूंगा। तो ये तो इनका विकास है 17 साल का जो ये बोल रहे हैं। अरे आपका विकास तो हमने देखा है, जिस समय पे ओलावृष्टि हुई थी, जिस समय पे अति वर्षा हुई थी, अभी पिछले साल 28 सांसद आपके हैं, 27 पुल बह गए। आपको मालूम है? आप इंद्रुखी का पुल बह गया, आपका अमाइन का पुल बह गया, भिंड चंबल का बता रहा हूं मैं, आपका श्योपुर के 5 पुल बह गए। ये आपके निर्माण कार्य के थे 17 साल के। और वही भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस को टारगेट करती है। कांग्रेस कार्यकाल के दिग्विजय सिंह जी के समय के अभी तक पुल खड़े हुए हैं, और आप जो 20,000 मेगावाट बिजली की बात कर रहे हैं, तो शायद गुलरेज भाई आपको मालूम नहीं है। और आरटीआई से कागज निकाल के मैंने आरटीआई लगा के कागज निकाले हैं, आपको भी भेजूंगा मैं।
जिस समय मेरा पार्टिकल भी धरने पे बैठी थी और हरसूद को बोला था कि हम उसको डूबने नहीं जाने देंगे, पर माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उस पर काम करते हुए सबसे पहले जो परमाणु संयंत्र लगाया, जो बिजली उत्पादन का कार्य किया, वो 2003 में माननीय दिग्विजय सिंह जी करके गए थे, जिसकी फसल आप काट रहे हैं। और ये वही दिग्विजय सिंह जी थे, 98 तक उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। 98 के बाद जब आपकी सरकार आई माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो हमको केंद्र से पैसा नहीं मिला मध्य प्रदेश को, उसके लिए हमारे पास साक्ष्य रखे हुए, जिसकी वजह से आप लोगों ने उनको इनाम भी दिया। ये पूरी सुनियोजित साजिश जो भारतीय जनता पार्टी ने रची, उसका खामियाजा हमने भुगता। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो प्राण और वचन दिया था कि मैं 10 साल तक वनवास में रहूंगा, तो 10 साल वनवास में रहे। आपके उमा भारती जी की तरह नहीं, जो अटल बिहारी आडवाणी जी के सामने कागज फाड़ के टैक्स उनकी बेइज्जती करके आती है और बोलती है कि मैं आज तक भाजपा में कदम नहीं रखूंगी, और बाद में आके उन्होंने वही आके पुनः सम्मिलित हुई भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनियों कर रही है, कांग्रेस की कथनी कर रही है, बहुत फर्क है। तो आप कम से कम हमको आईना न दिखाएं, पहले आप अपना आईना खुद देखे, बोले भाई आप बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई समस्या होता तो मैं प्रखर रूप में बात करता हूँ उनसे, पर क्योंकि आप अच्छे डिबेट करते हैं, अच्छे इंसान है, इसलिए मैं आपको प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ और आपको जब साक्ष्य चाहिए तब मैं साक्ष्य आपके व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ठीक है, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो मैं बहुत अच्छे से स्पष्ट करूं। वो पॉइंट आ गया, मुझे लग रहा था मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, पर मैं अवधेश जी से पूछूंगी। अवधेश जी, मुझे लगता है एक इलेक्शन होता है, 5 साल का वक्त मिलता है। आज जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, कहीं के भी आप देख लीजिए, पूरे आप इलेक्शन को हम ओवरऑल देखें और इनके प्रचार में उतरने वाले दिग्गज भी सब एक ही बात कर रहे हैं। सब घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में भी यही बात हो रही है, सीवर की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, अवैध कॉलोनियों की बात, स्मार्ट क्लासेस, जितना कह सकते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे जाऊं, बिजली, पानी, सड़क वाला मुद्दा जो होता है, जो सीधे सीधे सबसे पहले जनता को कनेक्ट करता है, इन सब चीज़ों के लिए पहले यदि जनता ने कभी जिसको भी चुना, वो 5 साल, फिर ऐसे करते करते और 5 साल, फिर ऐसे करते करते और 5 साल, मुझे समझ में नहीं आता, जब 5 साल का वक्त दे देती है जनता चुन के, तब ये काम नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बार बार मांगेंगे तो इन पर कैसे विश्वास करेंगे? मुझे नहीं लगता कि यदि हो ही रहा होता, हर पार्षद की, या आप दूसरे इलेक्शन की बात कर लीजिए, उस क्षेत्र का जो विधायक हो, जो पार्षद हो, तमाम लोग जो चुनकर आते हैं, देखिए उनकी जिम्मेदारी भी होती है, कुछ प्रशासन का काम भी होता है। तो या तो ट्यूनिंग नहीं बैठती, या तो फिर जो निधि मिलती है उसमें भ्रष्टाचार कर देना है, क्योंकि यदि ईमानदारी से काम करेंगे तो 5 साल भी बहुत होते हैं, और इतना तो मुझे लगता है कि राशि मिलती है कि आप काम करा सकते हैं। अवधेश जी, देखिए ऐसा है, अगर समस्या खत्म हो जाएगी तो राजनीति कैसे चलेगी? अगर आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा तो आप इनको वोट क्यों देंगे? फिर सरकार चुनने की जरूरत ही नहीं है। मुझे याद आता है कि भाजपा ने कहा था हम मोहल्ला सरकार बनाएंगे। बाबूलाल गौड़ जी स्थानीय शासन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि हम मोहल्ला सरकार के चुनाव कराएंगे। भाजपा को आज 17-18 साल राज करते हुए हो गए, आज तक मोहल्ला सरकार की बात आप भूल गए। नगर सरकार तो बन गई, लेकिन मोहल्ला सरकार की बात आप भूल गए। दूसरी बात कि आप अगर आदमी, आम जनता क्या चाहती है, उसको पीने के लिए शुद्ध पानी मिले और पर्याप्त पानी मिले, जिससे कि वो अपने कपड़े भी धो ले, स्नान भी कर ले और पीने का पानी भी इकट्ठा कर ले। इससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए। आप वो नहीं दे पा रहे हैं। कितना समय चाहिए आपको? राजनीतिक दलों को कितना समय चाहिए? दूसरी बात, आपने जो सड़कें बनाई थी अभी भाजपा राज में, जो सड़कें केंद्र से निधि आई थी, सीमेंटेड सड़कें आपने कॉलोनियों बनाई, 3 साल के अंदर आप देख लें वो सब उखड़ करके कचरा हो गया, गड्ढे पड़ गए बड़े बड़े। क्या ऐसी सड़कें बनती हैं? दूसरी बात, आप ये देखें कि आप बेरोजगारों के लिए क्या करते हैं। आपने स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 के लोन दिलवाए, किन्हें दिलवाए? स्ट्रीट वेंडर कहाँ खड़ा हो उसके लिए स्थान निश्चित किए क्या? पिछली नगर सरकार में तो 6 नंबर में एक वो महिला कॉर्नर बना था, आज तक उसमें अलॉटमेंट नहीं हो पाया। आपने ज्योति टाकीज के पास भोपाल में एक कॉर्नर बनाया, वेंडर कॉर्नर बनाया, वो आज तक अलॉट नहीं हो पाया, उसमें आज तक किसी को नहीं बसाया गया, बल्कि वो खराब और हो गया क्योंकि मेट्रो के लिए वहाँ खुदाई हो गई, तो वो पैसा भी आपका बेकार गया। आप आउटसोर्स से और डेली वेजेस से इतने कर्मचारी भर लेते हैं। आपके यहाँ 8,000 कामगार हैं,
सफाई वाले, आपने सारे मोहल्लों से जो कचरे के कंटेनर थे वो हटवा दिए। वो कंटेनर कहाँ गए आपके पास हिसाब नहीं है। लोहे के कंटेनर थे, आपने खरीदे थे, वो कंटेनर आज कहाँ है? आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। आप कंटेनर हटा करके सुबह एक बार गाड़ी भेजते हैं कि हम घर से कचरा कलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद क्या दिन भर कचरा नहीं निकलता है? आज सड़कों पर कचरा बिखरा हुआ है, आप मेन बाजारों पर देख लें कचरा बिखरा हुआ। आप नागरिकों से उनकी पार्टनरशिप तो चाहते हैं, उनकी भागीदारी तो चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। आपने जितने रोड डिवाइडर में लोहे के एंगल्स लगाए थे आपने सब उखाड़ लिए। आज ISBT, आज जो यहाँ पर अपना रोडों के बीच में जो आपने एंगल्स लगाए थे, अभी नए भी निकल गए, उनका पता है आपको कहाँ है? किस स्टोर में? नहीं है। ये कहाँ गए? ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए महत्वपूर्ण ये है कि जो पॉइंट्स रखे गए ना, जो अवधेश जी ने भी कहे, वाकई में देखिए जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं। बार बार बात वही आती है कि आप जो कह रहे हैं उसको कितना कर पा रहे हैं, धरातल पर कितना है। कहीं कोई परेशानी है तो खुलकर बात करिए ना। जनता आपको चुन रही है, आपको मौका दे रही है, वो कोई भी हो, लेकिन आप बार बार इन वादों पर आते हैं। तो मुझे लगता है आपकी जनता भी बहुत जागरूक हो गई है और इस बार के जो इलेक्शन है, जो भी नतीजे होंगे, जिसके भी पक्ष में होंगे या फिर कुछ अलग नजारा दिखेगा, ये तो हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन एक बात है कि कुछ बदला सा जरूर नजर आ सकता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।